हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का एक अगला पार्ट जो कि इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट से रिलेटेड है उसको शुरू करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन पेपर और मेन पॉइंट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अभी हम अपने डिटेल्ड क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूसी क्रांति के हम परिणाम करने जा रहे हैं आज। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो रूसी क्रांति के कारण थे। जब भी आप इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसके अंदर रूसी क्रांति हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, चाहे वो कारण हो चाहे परिणाम हो, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रूसी क्रांति के परिणाम, प्रभाव, महत्व की चर्चा कीजिए। देखिए बच्चा, मैंने स्लैश डाल के परिणाम भी लिखा हुआ है, प्रभाव भी लिखा, महत्व भी। अगर पेपर के अंदर पूछा जाए रूसी क्रांति के परिणाम की चर्चा कीजिए तो भी आपको यही आंसर लिखना है, प्रभाव की चर्चा कीजिए तो भी आपको यही आंसर लिखना है, और महत्व की चर्चा कीजिए तो भी आपको यही आंसर लिखना है। छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता हिंदी के अंदर क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मतलब उसका वही होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रस्तावना है हमारी। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी पूर्वार्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका प्रभाव न केवल रूस बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। अब इसके परिणामों को देखते हैं। जार शाही की समाप्ति। देखिए बच्चे, आपको बता चुकी हूँ पहली वीडियो के अंदर कि जो जार था, रूस के शासक को जार कहा जाता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रूसी क्रांति के परिणाम से क्या हुआ कि जो जार शाही थी उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं इसे। रूसी क्रांति ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जार शाही को समाप्त कर दिया। किसानों के नेतृत्व में समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, यानी कि जार शाही की समाप्ति हुई, राजतंत्र समाप्त हो चुका था और किसानों के नेतृत्व में किस वर्ग की स्थापना हुई थी? समाजवादी शासन की स्थापना हुई थी। समाजवाद, साम्यवाद ये सब एक ही है, कम्युनिस्ट। ओके, अनेक राजवंशों का अंत, यह हमारा सेकंड पॉइंट है। रूस में चले आ रहे पिछले 300 वर्षों से स्थापित रोमानोव राजवंश का अंत कर दिया। इस क्रांति की सफलता ने यूरोप में जो राजनीतिक चेतना उत्पन्न की उसे राजतंत्र विरोधी भावनाएं और अधिक प्रबल हुई, जिससे विश्व के अनेक देशों में कई राज्यों का अंत हुआ, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग राजवंश का अंत, तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन जिसने खलीफा की सत्ता की समाप्ति की। ठीक है बच्चा, देखिए रूसी क्रांति से कितनी सारी जो है वो देशों पर इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारी देशों को इसने प्रभावित किया, और 300 वर्षों से स्थापित रोमानोव नाम का एक राजवंश था उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है बच्चा। देखिए ये है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध से रूस का हटना। प्रथम विश्व युद्ध रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। ज़ारशाही का अंत कर जो बोल्शेविक सरकार सत्ता में आई उसने 1918 में जर्मनी के साथ बेस्लितोवस्की, बेटा देखिए यहाँ पे ना मी नहीं आएगा, यहाँ पे क आएगा। ठीक है, बेस्लितोवस्की की संधि की और रूस को युद्ध से अलग किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी विचारधारा का प्रचार। 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सफलता ने मार्क्सवादी विचारधारा को साकार रूप दिया, जिसमें समाजवाद का व्यवहारिक रूप सामने आया है। यह विचारधारा किसानों, मजदूरों तथा दलितों में बहुत लोकप्रिय हुई। रूस में सफलता के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने लगी। इसी के लिए 1919 में प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। चीन में माओ तुंग तथा वियतनाम के होम ची मिन्ह के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। ठीक है बच्चा, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, समाजवादी विचारधारा का जो है वो प्रचार होने लगा। समाजवादी हमको बता चुकी, कम्युनिस्ट या फिर साम्यवादी विचारधारा, जो कि मार्क्सवाद की एक विचारधारा थी, जिसके अंदर जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाता था और लोगों को साथ लेकर चलने की बात की जाती थी। ठीक है बच्चा,
बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उपनिवेशवाद से मुक्ति। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य अपने अधीन राष्ट्रों का शोषण करना था। इसने औपनिवेश के निवासियों को प्रजातांत्रिक व नागरिक अधिकारों से वंचित किया हुआ था। बोल्शेविक क्रांति ने समाजवादी शक्तियों के विरुद्ध न केवल स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया बल्कि उनका समर्थन भी किया। भारत सहित एशिया और अफ्रीका के सभी देशों में सोवियत संघ को अपना मित्र और समर्थक समझा जाने लगा। देखिए बच्चा क्या हुआ, अब औपनिवेशवाद से मुक्ति मिलने लगी। आप सबको पता है कि औपनिवेशवाद क्या होता है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश के ऊपर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमा लेता है, तो जिस देश पर अधिकार किया जाता है उस देश को औपनिवेशिक देश कहा जाता है, तथा जो देश अधिकार करता है, जो शक्तिशाली देश होता है, उस देश को साम्राज्यवादी देश कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का दो वैचारिक गुटों में बंटना। बोल्शेविक क्रांति से पूर्व विश्व में राष्ट्रवाद तथा उपनिवेशवाद का बोलबाला था, किंतु क्रांति के बाद रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना से पूंजीवादी विचारधारा को ठेस लगी और विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, साम्यवादी तथा पूंजीवादी विचारधारा। देखिए बच्चा, साम्यवादी विचारधारा के अंदर रूस था, ठीक है, और चाइना भी था, लेकिन अभी हमें रूस और किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही जो है वो महाशक्तियों के रूप में उभरे थे, यूएसए और यूएसएसआर यानी कि रशिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का जन्म क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि आदि का समाजीकरण हो गया। जमींदारों, कुलीनों, सामंतों, पूंजीपतियों का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। ये किसके कारण हुआ था बच्चा? ये साम्यवादी विचारधारा के कारण हुआ था। इन सब चीज़ों का क्या हो गया? समाजीकरण हो गया। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि व्यापारियों के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है, वो अपनी मनचाही तरीके से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। बट साम्यवादी व्यवस्था के अंदर ये होता है कि सरकार के पास जो है वो पावर होती है और वो अपने लोगों को बराबर हर चीज़ बांटना चाहता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि नीचे से नीचे वर्ग को उनकी ज़रूरत का सामान मिल सकता है। इसलिए जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा के ऊपर फोकस किया था, बहुत ज़्यादा बल दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो श्रमिक और किसान वर्ग होता है वही हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी सबसे मजबूत और हमारा ढांचा होता है, और उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, आज जब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रूस का आर्थिक व औद्योगिक विकास। जानने के लिए बेटा बहुत कुछ है आप लोगों के पास, बस आप पढ़ाई में फोकस करिए। जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ वो तो आप करिए ही, इसी के साथ साथ आप बुक में से भी पढ़िए। ठीक है, आपकी नॉलेज इससे गेन होगी। देखिए, क्रांति के बाद निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण बिना मुआवजे के किया गया और कारखानों पर श्रमिकों के स्वामित्व को लागू किया गया। इससे न केवल कामगारों और मजदूरों का मनोबल बढ़ा, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किया जा सका। इससे रूस का स्वतंत्र औद्योगिक आर्थिक विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास। रूस ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे उनके आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि हुई और इसी के बल पर वह 1929 की आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव से आगे चलकर भारत सहित अनेक देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। बेटा ध्यान रखना, नियोजित अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने अपनाया था, और भारत जो है उसने भी नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किसान और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार। क्रांति के बाद श्रमिकों की बिचौलियों के चुंगल से मुक्त करके श्रम के अनुपात में वेतन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रत्येक व्यक्ति को काम देना राज्य का कर्तव्य बन गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुनिश्चितता ने मेहनतकश वर्ग को नई स्फूर्ति प्रदान की। देखिए बेटा, यही होता है हमारा साम्यवाद, जिसके अंदर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो श्रमिक वर्ग से हर एक तबके को जो है वो नौकरी दिलवाएं। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वर्ग भेद की समाप्ति।
क्रांति के बाद विशेष अधिकार प्राप्त किए गए कुल, वंश, लिंग, नस्ल, धर्म और जाति भेद किए बिना रूस के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। इससे समानता का लाभ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में समान अवसर के रूप में संपूर्ण समाज को मिलने लगा। देखिए बच्चा, समाजवाद के आने से कितना कुछ बदल गया, लोगों की जो स्थिति तो कितनी सुधरने लगी। अगला पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। क्रांति के बाद रूस में सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया गया। राज्य का धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता दी गई किसी भी धर्म के पालन की, जैसे कि भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। रूसी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाने लगा, क्योंकि इस योगदान में रूसी श्रमिकों का किसानों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। खेत खलिहान में ही नहीं, कारखानों व प्रयोगशालाओं में भी रूसी महिला पुरुषों के समक्ष कार्य करने लगी। मताधिकार, शिक्षा तथा रोजगार में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। देखिए बच्चा, जब किसी समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति जो है वो सुधरने लगती है ना, तो वो समाज अपने आप ही प्रोग्रेस करने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जितने भी कदम उठाए गए थे वो सब पॉजिटिव थे। अब आते हैं हमारे निष्कर्ष की ओर। इस प्रकार हम रूसी क्रांति के परिणामों को समझ सकते हैं तथा 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार ज़ारशाही की समाप्ति की, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किया, समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा मिला तथा उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली। विश्व दो वैचारिक गुटों में विभक्त हो गया। ऐसे ही कारण हम ऊपर देख चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे बच्चा। और आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।